नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो बिहार में भूमि सर्वेक्षण हो रही है उसके अंदर जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, जैसे पत्र 2 हुआ, वंशावली हुआ, वंशावली में एक और फॉर्म आ रहा है दखल कब्जा का। ये तीनों फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ये तीनों फॉर्म आपको कानूनगो सर के द्वारा यहाँ पे भर के बताया गया है। कानूनगो सर खुद अपने हाथों से तीनों फॉर्म फिलअप करके बताए हुए हैं कि तीनों फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखाया जाएगा, कौन से डॉक्यूमेंट के लिए किसको ज़रूरत पड़ेगा, उस सारी जानकारी इस कानूनगो सर के द्वारा इस वीडियो के अंदर बताया गया है। एंड आप अपने भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। जानकारी नहीं होती है, आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, उसको सर्वेक्षण करवा लेते हैं, बाद में आपको हो न सके इसमें कहूँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़े। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक समझ लीजिएगा फॉर्म को कैसे फिलअप करना है एंड आपको वंशावली कैसे बनवाना है। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर कानूनगो सर के द्वारा बताया गया है। तो दोस्तों साथ ही साथ वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करती है आगे और वीडियो लेकर आने के लिए। दोस्तों और मैं एक बात और बता दूँ कि सरकारी अपडेट 24.in एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर विजिट कर लीजिएगा। सारी योजनाओं की यहाँ पे लिस्ट जारी किया जाता है, जो भी योजनाएं आती है वहाँ पे सारी की सारी बताई जाती है, वो बिहार सरकार की हो या इंडिया सरकार की हो। एंड आपको व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना है। सरकारी अपडेट 24.in का एक ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सारी जानकारी आप वहाँ पे भी पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से लास्ट से जरूर देखिएगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकती है लेकिन यहाँ पे सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कानूनगो सर के द्वारा ये तीनों फॉर्म कैसे भरा जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी सर्वे का काम शुरू हो गया है और ज़मीनी सर्वे के प्रक्रम में सबसे पहला काम जो रैयतों का दायित्व होता है वो ये दायित्व होता है कि आपके ज़मीन का जो भी ब्यौरा है उस ब्यौरा को भरकर शिविर कार्यालय में जमा करना पड़ता है। तो वो जो फॉर्म भरना है वो 2 तरह का फॉर्म आप लोगों को बताया गया था, जिसमें प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक आता है। तो उसको आज हम लोग फिल करके आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से किस कॉलम में कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है और बिल्कुल सही फॉर्म फिल करके शिविर कार्यालय में जमा करना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये फॉर्म है, पहला फॉर्म जिसको प्रपत्र 2 बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फॉर्म 2 भी बोलते हैं। तो ये फॉर्म 2 भरने का तरीका सबसे पहले हम लोग जानेंगे। इसमें आप लोग देखिए सबसे पहला ऊपर में कॉलम होता है राजेश ग्राम का नाम। राजेश ग्राम हम लोग बोलते हैं उस गांव को जिस गांव में आपकी ज़मीन है। राजेश ग्राम एक्चुअल कई गांवों से मिलकर भी बन सकता है या फिर आपका एक गांव का भी नाम राजेश ग्राम हो सकता है। तो सर्वे के प्रक्रम में जो सर्वे में गांव का नाम इस्तेमाल होता है उसको राजेश ग्राम बोलते हैं। तो आप लोग अपने पेपर पे देखते होंगे जिस का खतियान आपके पास उपलब्ध होगा या उसका केवाला उपलब्ध होगा या कोई पर्चा है, तो वैसी स्थिति में उस पर आपके राजेश ग्राम का नाम लिखा रहता है, दर्ज किया रहता है। तो जिस राजेश ग्राम में आपकी ज़मीन है वो राजेश ग्राम का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर सीतामढ़ी की बात करते हैं तो सीतामढ़ी के बोखरा अंचल में एक गांव है जिसको बोखरा बोलते हैं, वो एक राजेश ग्राम है। तो आप यहाँ पर बोखरा लिख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको लिखना है वो बोखरा लिख सकते हैं। ये आपका राजेश ग्राम का नाम हो गया, ये बोखरा राजेश ग्राम हो गया। उसके बाद जो दूसरा कॉलम, दूसरा ऑप्शन है वो ये है थाना नंबर। थाना नंबर एक्चुअल होता क्या है, सबसे पहले तो इसको हम लोग जान लें कि हर एक राजेश ग्राम के लिए एक नंबर दिया जाता है जिससे उसकी पहचान होती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि एक ही नाम का एक ही अंचल में 2 गांव या 3 गांव भी हो सकता है। बहुत सारा कंडीशन ऐसा आता है कि एक ही नाम का 2 गांव 3 गांव होता है। तो वैसी स्थिति में किस गांव की बात हो रही है ये पता नहीं चलेगी। तो वैसी स्थिति में क्या की जाती है कि हर एक राजेश ग्राम के लिए एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसको राजस्व थाना संख्या बोलते हैं या रेवेन्यू थाना संख्या बोलते हैं। तो ये थाना नंबर जो है वो उसको दर्शाता है कि किस गांव की बात हो रही है। तो जैसे आप बोखरा राजेश ग्राम की बात करेंगे तो इसका थाना नंबर 219 है, तो आप यहाँ पर 219 दर्ज कर दीजिए। तो हर राजेश ग्राम के लिए एक उसका राजेश थाना नंबर होता है, वो जो भी राजेश थाना नंबर है आपका वो यहाँ पर लिख देंगे आप लोग। उसका अगला कॉलम, उसका अगला ऑप्शन है हल्का नंबर। ये हल्का नंबर पूर्व में इस्तेमाल किया जाता था, अभी आप लोग देखते होंगे कि जामबंदी वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन सर्वे में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये खाली कॉलम रहेगा, इसको आप लोग को फिल नहीं करना है। अगला ऑप्शन है पुलिस थाना। ये पुलिस थाना आपका जो गांव है, आपका जो अंचल है उसका पुलिस थाना क्या है, वो पुलिस थाना जहां पर केस मुकदमा वगैरह होता है या फिर थाना से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो वहां पर होता है। तो वो आप थाना का नाम यहां पर दर्ज करेंगे। जैसे बोखरा राजेश ग्राम के लिए हम लोग थाना जो है वो बोखरा है, तो बोखरा थाना एक्चुअल में वहाँ पर है, तो इसमें बोखरा थाना लिख देंगे। ये थाना नंबर आपका पुलिस थाना हो गया। उसके बाद अंचल है, आपके अंचल का नाम क्या है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो बोखरा अंचल खुद एक अंचल का नाम है, तो यहाँ पर आप बोखरा लिख सकते हैं ये। उसके बाद है ज़िला। तो ज़िला, जिस ज़िला के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वो ज़मीन जिस ज़िला में पड़ रही है उस ज़िला का नाम लिखना है। तो अभी हम वर्तमान में सीतामढ़ी की बात कर रहे हैं तो ये सीतामढ़ी यहाँ पर दर्ज होगा। ऐसे ही आपकी ज़मीन जिस ज़िला में होगी उस ज़िला का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब ये डिटेल भरने के बाद नीचे आप लोग देखिए कि 11 कॉलम का
एक टेबुलर कॉलम बना हुआ है। हर कॉलम में अलग अलग डिटेल भरना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला कॉलम। पहला कॉलम में आप लोग देखिए कि लिखा हुआ है रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो, एवं पिता का नाम। इसमें आप लोगों को रैयत का नाम, रैयत उस आदमी को बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं जो भूमि धारित करता हो, जो भूमि का जोत कोर कर रहा है, उस आदमी का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो रैयत का नाम दर्ज होगा, ये आपके जो खतियान या केवाला पे नाम दर्ज है वो नाम दर्ज नहीं होगा जो वर्तमान में उसको जोत कोर रहे होंगे। जैसे आप लोग अभी खतियान में देखते होंगे तो आपके बाबा का नाम या पिताजी का नाम है और इनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है, तो वैसी स्थिति में अभी उनके जीवित वंशज जो ज़मीन को जोत कोर रहे हैं, जो हिस्सेदारी में मिली हुई है उनको, उस आदमी का नाम, उस किसान का नाम यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। रैयत के केस में ये भी होता है कि कोई रैयत एक आदमी भी हो सकता है और संयुक्त रैयत भी हो सकता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको कि आपके पिताजी की ज़मीन थी और पिताजी के 4 पुत्र हैं, तो अगर 4 पुत्र मिलाकर किसी ज़मीन को जोत रहे हैं, किसी ज़मीन पर उनका संयुक्त दखल कब्जा है, तो वैसी स्थिति में चारों भाइयों का नाम यहाँ पर दर्ज किया जाएगा, चारों भाई रैयत हो जाएंगे। लेकिन एक केस ऐसा बनता है कि चारों भाइयों के बीच में बंटवारा हो चुका है और बंटवारा के अनुसार सब लोग अपना अपना जोतकोर कर रहे हैं, जोताबाद कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर जिनके हिस्से में ज़मीन जो पड़ेगी वो लोग अपना अपना फॉर्म अलग अलग भरेंगे और जो एक रैयत है, एक भाई है, उसका नाम यहाँ पर दर्ज होगा। तो संयुक्त रैयत के केस में सारे लोगों का नाम दर्ज होगा और एकल रैयत के केस में सिर्फ एक आदमी का नाम दर्ज होगा और उसके नीचे आपके पिता का नाम जो भी है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक राम नाम का रैयत है, जो किसान है, ये ज़मीन को जोत कोर कर रहा हो, तो यहाँ पर राम लिखेंगे और इसके नीचे में उसके पिता का नाम लिख देंगे। पिता, अगर उनके पिता का नाम मान लेते हैं कि श्याम है तो पिता श्याम यहाँ पर लिख देंगे। ये चीज़ हो गया। तो इसमें आपको रैयत का नाम लिखना है और उसके नीचे उनके पिता का नाम लिखना है। ये पहले कॉलम की बात हो गई। दूसरे कॉलम में आता है अस्थाई पता। अस्थाई पता का मतलब वैसा जगह जहाँ पर आप घर बनाकर परमानेंटली तौर पर रह रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़मीन 2 गांव 3 गांव में होगी, लेकिन आपका जो घर होगा वो एक ही जगह होगा। तो जिस गांव के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वो राजस्व ग्राम का नाम ऊपर में लिखेंगे, लेकिन आपका अस्थाई पता हर फॉर्म पे सेम रहेगा जहाँ पर आप रहते हैं, जिस गाँव में वर्तमान में रह रहे हैं। तो ये अस्थाई पता जो है, ये आप लोग अपने अपने गाँव का नाम, जिस गाँव में आप लोग रह रहे हैं वो गाँव का नाम लिखिए। मोहल्ला अगर है तो कुछ मोहल्ला लिख दीजिए, अंचला लिख दीजिए और ज़िला लिख दीजिए। तो ये अस्थाई पता में ये सारा डिटेल लिखना है। जैसे आपका गांव मान लेते हैं, एक गांव है बोखरा, तो बोखरा यहाँ पर लिख दीजिए। अंचल भी उसका बोखरा ही है, तो यहाँ पे उसका नीचे में अंचल लिख दीजिए, अंचल बोखरा, और फिर नीचे ज़िला आपका सीतामढ़ी है तो यहाँ पर ज़िला सीतामढ़ी लिख दीजिए। तो ये आपका अस्थाई पता होगा। ये दूसरा कॉलम में आपको भरना है। उसके बाद अगला कॉलम जो है, ये भूमि से संबंधित, जो भूमि आप धारित करते हैं उसका पूर्ण रूप से ब्यौरा है। और भूमि धारित भूमि में ब्यौरा में सबसे पहला जो चीज़ आता है वो आता है खाता संख्या। खाता संख्या एक्चुअल में हम उस ज़मीन के जो रैयत होते हैं, एक रैयत को एक अकाउंट नंबर दिया जाता है जिसको खाता संख्या बोलते हैं। उस रैयत का उस अकाउंट के अंदर जो भी खेत है, मान लेते हैं 5 अगर खेत है, 5 प्लॉट है, तो वो 5 प्लॉट का डिटेल रहता है। जैसे आप लोग बैंक में जाते होंगे तो बैंक में देखते होंगे एक अकाउंट नंबर है और अकाउंट नंबर के अंदर जितना भी आपका ट्रांजैक्शन होता है, जो भी पैसा का आदान प्रदान होता है, पैसा डालते हैं या निकासी करते हैं, तो उसका सारा डिटेल रहता है उस अकाउंट नंबर के अंदर में। वैसे ही ज़मीन के मामले में एक अकाउंट नंबर होता है, एक खाता संख्या होता है, उसके अंदर सारे ज़मीन का ब्यौरा दर्ज किया रहता है। तो ये खाता संख्या जो है वो आपके पेपर पे दर्ज होगा, आपके खतियान पे दर्ज हो सकता है, आपके केवाला पे दर्ज हो सकता है, या आपके पास अगर कोई पर्चा है तो उस पर दर्ज होगा। तो वहाँ से देख के आप खाता संख्या लिखेंगे। मान लेते हैं कि एक पेपर है, पेपर पे आपका 120 खाता संख्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 120 खाता संख्या लिख दिए। उसका अगला कॉलम आता है खिसरा संख्या। खिसरा संख्या एक्चुअली प्लॉट संख्या को बोलते हैं। जो आपका खेत है, जो आपकी ज़मीन है, उसका कौन सा नंबर है, उस ज़मीन की पहचान के लिए एक नंबर दी जाती है। उस नंबर से उसकी पहचान होती है कि कौन सा खेत आपका है। तो वो सारा आपके पेपर पे पहले से दर्ज रहता है। खतियान अगर आपके पास है या केवाला है या कोई पर्चा है तो वो सारा डिटेल उस पर दर्ज रहता है। वहाँ से आप खिसरा नंबर देख के यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल खिसरा नंबर 416 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 416 आप दर्ज कर दीजिए। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे कि अगर एक व्यक्ति के पास अलग अलग तरह की ज़मीन है, अलग अलग खाते की ज़मीन है, तो अलग अलग खाता अलग से दर्ज करेंगे और उसका खिसरा नंबर अलग अलग दर्ज करेंगे। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि एक ही खाते में आप लोगों की कई प्लॉट हो, कई खिसरा आपके पास हो। तो जैसे अभी मैंने लिखा खाता संख्या 120 और प्लॉट नंबर 416, फिर अगर 120 खाते की ही ज़मीन और कोई प्लॉट आपके पास है तो यहाँ पर फिर से लिख दिए खाता संख्या 120 इसके नीचे, और प्लॉट नंबर अगर 520 है तो यहाँ पर 520 लिख दिए। तो जितनी भी ज़मीन आपके पास है उसका खाता और खिसरा क्या है वो डिटेल अलग अलग आप इस कॉलम में, दोनों कॉलम में भर सकते हैं। उसके बाद अगला कॉलम है रकबा। रकबा का मतलब होता है एरिया।
एरिया ये हुआ कि ज़मीन आपकी कितनी है। गांव घर में आप लोग देखते होंगे कि जो मेजरमेंट चलता है वो कट्ठा धूड़ धुड़की वगैरह में चलता है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं लिखना है। आपका जो भी सरकारी दस्तावेज़ है उस सरकारी दस्तावेज़ में आप लोग देखते होंगे कि रकबा एकड़ और डिसमिल में दर्ज किया रहता है। आप जो केवाला करवाते होंगे या फिर आपका जो पुराना खतियान है वो सारे खतियान वगैरह पे आप लोग देखते होंगे रकबा जो है वो एकड़ और डिसमिल में दर्ज है। तो आपकी जो भी ज़मीन उसका रकबा कितना है, उसका एरिया कितना है, वो आपके पेपर के अनुसार देख के यहाँ पे दर्ज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 416 खेसरा नंबर जो है उसका खतियान में 4 डिसमिल रकबा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर 4 डिसमिल लिख दीजिए, ये 4 डिसमिल लिखा जाएगा। उसी तरह 520 खेसरा जो है इसका 16 डिसमिल मान लेते हैं, तो 16 डिसमिल यहाँ पर आप लिख दिए। तो अलग अलग जो खेसरा है, अलग अलग जो प्लॉट है उसका रकबा यहाँ पर अलग अलग तरीके से दर्ज करना है। बहुत सारे केस में आप लोग देखते होंगे कि केवाला में 2 खेसरा 3 खेसरा मिलाकर एक साथ लिख दिया जाता है कुल रकबा। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को पता होगा कि किस खेसरा में कितना रकबा लिखाया गया है, वो चीज़ जानकारी हासिल कर लीजिए और जानकारी हासिल करके अलग अलग खेसरा का कौन कौन कितना कितना रकबा है वो सारा यहाँ पर अलग अलग आपको दर्ज करना है। इसमें आपको एकड़ और डिसमिल में ज़मीन दर्ज करना है। अगर ज़मीन एकड़ में आती है तो एकड़ पहले लिखिए और फिर डिसमिल बाद में लिखिए, और अगर सिर्फ डिसमिल में ज़मीन है तो वो सिर्फ आप डिसमिल में ज़मीन यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला कॉलम है चौहद्दी। ये चौहद्दी के केस में आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो चौहद्दी दर्ज होगी वो वर्तमान स्थिति के हिसाब से चौहद्दी दर्ज होगी। जैसे आपके पेपर में या वो खतियान हो या केवाला हो, अगर वो पुराना पेपर है तो आपके पेपर में चौहद्दीदार कुछ और हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में आपके चौहद्दीदार बदल गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोग अपने अपने प्लॉट पे जाके एक बार जाँच कर लें, और जाँच करने के उपरांत आपके चौहद्दीदार वर्तमान में जो भी हैं उनका यहाँ पर चौहद्दीदार में नाम दर्ज करना है। इस बार चौहद्दी जो आपको दर्ज करनी है वो चारों चौहद्दी दर्ज करनी है, उत्तर, दक्षिण और पूरब और पश्चिम। तो इस प्लॉट का चारों तरफ कौन से चौहद्दीदार हैं आपके, किन किन का खेत है, वो सारा डिटेल यहाँ पर दर्ज करना है। और ये वर्तमान स्थिति के हिसाब से दर्ज करना है, आपका पेपर देख के नहीं करना है। पेपर पे जो चौहद्दीदार होंगे उस समय के होंगे, लेकिन वर्तमान में जो चौहद्दीदार बदल गए हैं आपके, तो अगर बदल गए हैं तो बदलने हुए जो चौहद्दीदार का नाम यहाँ पर दर्ज होगा। और अगर पेपर के अनुसार जो चौहद्दीदार हैं वही अभी भी काबिज हैं उस पर, तो अब फिर यहाँ पे आप उनका नाम पेपर के अनुसार भी दर्ज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में आपके जो चौहद्दीदार हैं वो जाके आप पता कर लेंगे, और पता करने के उपरांत यहाँ पे चौहद्दी दर्ज करेंगे। इसमें चारों चौहद्दी दर्ज करनी है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये सारा डिटेल यहाँ पर भरना है। उसका अगला कॉलम जो है यह है किस्म ज़मीन। किस्म ज़मीन का मतलब एक तरह से ये है कि ज़मीन का उपयोग किस तरह से आप लोग कर रहे हैं। ये जो ज़मीन है, जो खेसरा नंबर आप यहाँ पर दर्ज किए हैं, जो ये खेसरा नंबर दर्ज किए हैं, इसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि ज़मीन का उपयोग कई तरह से होता है। जैसे कुछ लोग किसी ज़मीन पर घर बना के रहते हैं, तो घर बना के अगर रह रहे हैं तो किस्म ज़मीन में आवासीय ज़मीन लिखाएगी, या उसको दूसरे शब्दों में हम लोग मकान में सहन भी दर्ज कर सकते हैं। तो किस्म ज़मीन में आप अगर घर वाला कंडीशन है तो यहाँ पर आवासीय लिख दीजिए, या अगर इसको दूसरे शब्दों में मकान में सहन भी हम लोग लिख सकते हैं। मकान में सहन भी इसको बोला जाता है। तो कोई आवासीय भूमि है तो उसको आवासीय भी लिख सकते हैं, या मकान में सहन भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखते होंगे कि किसी ज़मीन पर खेती होती है, तो अगर खेती वगैरह आप कर रहे हैं तो वो वैसी ज़मीन हम लोगों को कहलाती है कृषित भूमि। तो अगर खेती वाली ज़मीन है तो किस्म ज़मीन में आप लोग लिखिएगा कृषित भूमि, या कृषि वाली भूमि भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग अपने ज़मीन पे पेड़ पौधा वगैरह लगा देते हैं, जिसको गाछी बोलते हैं या बागीचा बोलते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर किसी प्लॉट पे, किसी ज़मीन पर पेड़ पौधा लगा हुआ है, गाछी लगा हुआ है, बागीचा लगा हुआ है, तो किस्म ज़मीन में आप गाछी या बागीचा दर्ज कर सकते हैं। कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि शौकिया तौर पर वो अपने प्लॉट में मछली पालन करने के लिए, या बहुत सारी जगहों पे सिंघारा का पालन हो, सिंघारा की फसल होती है, तो ऐसे लोग अपने ज़मीन में पोखर या तालाब खनवाते हैं। तो अगर किसी ज़मीन पर पोखर या तालाब है तो आप किस ज़मीन में पोखर या तालाब दर्ज कर सकते हैं। तो जैसा उपयोग आप कर रहे हैं उस ज़मीन का, वो उपयोग के हिसाब से यहाँ पर किस्म ज़मीन डिसाइड होगा, और वो यहाँ पर दर्ज करना है आप लोगों को। उसके बाद कॉलम नंबर 8 और कॉलम नंबर 10, कॉलम नंबर 8 और कॉलम नंबर 9, ये दोनों वैसे कंडीशन के लिए है जिनका पहले से लगान फिक्सेशन हो चुका है, और लगान फिक्सेशन होने के बाद उनके नाम पे जमाबंदी कायम है, और वो अपना लगान का हमेशा सरकार को टैक्स देते हैं लगान के तौर पर। तो अगर आपका दाखिल खारिज हो चुका है, आपके नाम पे जमाबंदी कायम है और आप लगान सरकार को दे रहे हैं हर साल, तो वैसी स्थिति में आपको रसीद मिलती है, और रसीद पे लगान लिखा रहता है कि 1 साल का लगान कितना लगा है। तो अगर आपको पता है कि लगान आपकी ज़मीन का कितना लग रहा है, तो यहाँ पर लगान दर्ज कर दीजिए। जैसे बहुत सारे कंडीशन में देखते होंगे आप लोग 10 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से लगान लिया जाता है सरकार की तरफ से, और अलग अलग किस्म की ज़मीन के लिए अलग अलग लगान है। नॉर्मली जो चलता है वो 10 रुपये प्रति एकड़ चलता है। तो अगर आपका लगान पता है तो यहाँ पर लगान दर्ज कर दीजिए और अपना जमाबंदी संख्या दर्ज कर दिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपने नाम से जमाबंदी कायम नहीं करवाए हैं, दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, और लगान अभी तक पे नहीं करते हैं। तो वैसी स्थिति में कॉलम नंबर 8 जो लगान का कॉलम है, और कॉलम नंबर 9 जो जमाबंदी संख्या का कॉलम है, ये दोनों कॉलम आप छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। ये ऑप्शनल कॉलम नहीं है। जिनके पास जमाबंदी संख्या और लगान का पता है, निर्धारण किया हुआ है, वो लोग यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, और अगर आपको पता नहीं है तो ये खाली छोड़ सकते हैं, इसमें आपको भरना कंपलसरी नहीं है। उसका
अगला कॉलम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है इस पूरे फॉर्म का, कि आप ज़मीन पे जो दावा कर रहे हैं किस बेस पर दावा कर रहे हैं, क्या प्रमाण है आपके पास जिस बेस पे आप इस पे दावा कर रहे हैं। ऊपर में देखिए आपका लिखा हुआ है इस कॉलम में, भूमि पर दावा का आधार उत्तराधिकारी है, दान है, क्रय है, बंदोबस्ती है या अन्य है। तो कहने का मतलब है कि किस प्रमाण के आधार पर आप ज़मीन पे दावा कर रहे हैं, उसको जोत कोर कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल लिखना है कि आपका प्रमाण क्या है। तो ज़मीन का प्रमाण जो है वो मुख्यतः 4 से 5 तरह का होता है। जैसे सबसे पहला खतियान, कि अगर खतियान आपके पूर्वज के नाम से निर्गत है या आपके नाम से निर्गत है, खतियान जो इसके पूर्व सर्वे का बना हुआ है, यहाँ पर सीतामढ़ी में अगर हम बात करेंगे सीतामढ़ी की, तो सीतामढ़ी में रिविजनल सर्वे पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुका है। तो अगर यहाँ का जो भी काम हो रहा है वो रिविजनल सर्वे के आधार पे ही होता है, जौमंदी रिविजनल सर्वे के आधार पे कायम होती है, खरीद बिक्री रिविजनल सर्वे के आधार पर होता है। तो अगर रिविजनल सर्वे में आपके पूर्वज के नाम पर कोई खतियान है तो वैसी ज़मीन आपकी खतियानी ज़मीन कहलाएगी, या उसी को दूसरे शब्दों में हम लोग उत्तराधिकारी ज़मीन बोलते हैं। तो अगर खतियानी ज़मीन है तो यहाँ पर लिख दीजिए आप खतियानी ज़मीन, खतियानी भूमि भी लिख सकते हैं, या उसी को दूसरे शब्दों में हम लोग उत्तराधिकारी भूमि भी लिखते हैं, उत्तराधिकारी भूमि भी लिख सकते हैं। तो खतियानी ज़मीन के केस में आप लोग 2 चीज़ लिख सकते हैं, या तो वो खतियानी भूमि है या उत्तराधिकारी भूमि है। कुछ केवाला आप लोग देखते होंगे, जो लोग केवाला कराते हैं अपने नाम पर या आपके पूर्वजों के नाम पर केवाला की ज़मीन है। तो अगर क्रय से की हुई ज़मीन है, क्रय से खरीदी हुई ज़मीन है, केवाला करवाया हुआ है, रजिस्ट्री उसका आपके नाम से या आपके पूर्वजों के नाम से है, तो यहाँ पर आप जो कॉलम 10 है उसमें आप लिख दीजिए क्रय से प्राप्त भूमि, क्रय से प्राप्त भूमि या केवाला से प्राप्त भूमि, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्रय वाले केस में आपको क्रय से प्राप्त भूमि या केवाला से प्राप्त भूमि यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। कुछ लोगों को देखते होंगे कि आपके ही गांव में, आपके ही समाज में बहुत सारे ऐसे भूमिहीन किसान हैं जो सरकारी ज़मीन पे जाके बस जाते हैं। तो वैसे केस में उन लोगों को एक पर्चा निर्गत किया जाता है जिसको हम लोग बंदोबस्ती पर्चा बोलते हैं। सरकारी ज़मीन वाला केस में जो बंदोबस्ती होती है उसको बंदोबस्ती पर्चा के द्वारा बंदोबस्त किया जाता है। तो अगर आपके पास बंदोबस्ती पर्चा है और उससे आपको ज़मीन प्राप्त है तो यहाँ पर लिख दिएगा बंदोबस्ती पर्चा से प्राप्त भूमि, बंदोबस्ती पर्चा से प्राप्त भूमि। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रैयती ज़मीन ही दूसरे रैयत को बसने के लिए, रहने के लिए दे दिया जाता है। तो वैसे कंडीशन में आप लोगों को वास्कित पर्चा निर्गत किया जाता है अंचल से। तो अगर रैयती ज़मीन का बंदोबस्ती हुआ है आपको तो उसके लिए वास्कित पर्चा निर्गत होता है। तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे वास्कित पर्चा से प्राप्त भूमि, ये केस हो गया। कुछ लोगों को देखते होंगे कि भूदान में जो ज़मीन गई हुई है वो आपको भूदान कमेटी की तरफ से रहने के लिए, बसने के लिए दिया जाता है। तो अगर भूदान की ज़मीन आपको प्राप्त है, भूदान का पर्चा आपके पास है या आपके पूर्वजों के नाम पर भूदान का पर्चा निर्गत है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए भूदान के पर्चा से प्राप्त भूमि या भूदान से प्राप्त भूमि, ऐसे भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या जो दखल कब्जा है किसी ज़मीन पर, उसका क्या प्रमाण है, किस प्रमाण के आधार पर उस पर आप दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है या मेरे पूर्वजों की थी। तो वो दावा का आधार जो है यहाँ पर दर्ज करना है। उसमें सबसे पहला दावा का आधार आता है खतियान, तो खतियानी ज़मीन है तो खतियानी ज़मीन लिखिए, या उसको दूसरे शब्दों में हम लोग उत्तराधिकारी ज़मीन बोल सकते हैं। उसके बाद अगर आपने केवाला करवाया है तो यहाँ पर क्रय से प्राप्त भूमि लिखिए या केवाला से प्राप्त भूमि भी लिख सकते हैं। सरकारी ज़मीन के केस में बंदोबस्ती पर्चा निर्गत होता है। तो अगर बंदोबस्ती पर्चा आपको निर्गत किया हुआ है या आपके पूर्वजों के नाम पर निर्गत किया हुआ है तो यहाँ पर बंदोबस्ती पर्चा से प्राप्त भूमि लिख सकते हैं। रैयती ज़मीन ही किसी दूसरे रैयत को बसने के लिए दे दिया जाता है तो उसके लिए वास्कित पर्चा निर्गत होता है। अगर वास्कित पर्चा से प्राप्त भूमि है तो यहाँ पर वास्कित पर्चा से प्राप्त भूमि लिखिए, और अगर भूदान से प्राप्त भूमि है तो यहाँ पर भूदान से प्राप्त भूमि लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और पर्चा आता है जिसको भू-हदबंदी पर्चा बोलते हैं। तो अगर भू-हदबंदी पर्चा से आपको भूमि प्राप्त है तो यहाँ पर भू-हदबंदी पर्चा से प्राप्त भूमि दर्ज कर सकते हैं। तो ये सारा आपके ज़मीन का प्रमाण हुआ जिस प्रमाण के आधार पर आप दावा करते हैं। उसका अगला कॉलम है अभियुक्ति। अभियुक्ति कॉलम जो होता है वो किसी भी फॉर्म में इसलिए दिया जाता है कि इस जो फॉर्म में डिटेल अभी तक पूछा गया है पूरे फॉर्म में, इस फॉर्म में वो डिटेल नहीं पूछा गया है लेकिन वो जानकारी देना आपको कंपलसरी है, वो जानकारी देना ज़रूरी है। तो वैसा सारा चीज़ अभियुक्ति कॉलम में दर्ज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ कि किसी ज़मीन पर विवाद है तो विवाद की स्थिति जो होती है उसकी जानकारी आपको सर्वे ऑफिस को देना जरूरी होता है। तो वैसा विवाद की स्थिति आप लोग अभियुक्ति कॉलम में दर्ज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला कि ज़मीन आपकी है और ज़बरदस्ती किसी ने कब्जा कर लिया है किसी भी आधार पर। तो अगर आपके पास उसका पेपर है, आपको पता है कि ये ज़मीन आपकी है या आपके पूर्वजों के नाम पे थी और ज़बरदस्ती किसी के द्वारा उस ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, तो आप अभियुक्ति कॉलम में वो चीज़ दर्शा दीजिएगा कि बकब्जे लिखकर आपका जो कब्जा किया हुआ है उसका नाम लिख दीजिएगा। इससे ये साबित हो जाएगा कि ज़मीन का पेपर आपके पास है, ज़मीन का सारा प्रमाण आपके पास है, लेकिन वो उस पर कब्जा किसी और के द्वारा किया गया है। तो हम लोग इसकी जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल में जो भी सही निर्णय होगा, सही पाया जाएगा, उसके हिसाब से नया खतियान बनेगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग बकब्जे लिखकर जो रैयत हैं, जो किसान उस पर दावा जोत कोर कर रहे हैं, उसका नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। कुछ केस ऐसा आप लोग देखते होंगे जिस ज़मीन पे भूमि विवाद बढ़ गया है और वो बढ़ के
केस की शक्ल में कोर्ट में दर्ज हो गया है। तो अगर कोर्ट केस किसी ज़मीन पे चल रहा है तो आप यहाँ पर उसकी भी जानकारी देंगे कि केस नंबर क्या है आपका, उसका सन क्या है। यहाँ पर आप लिख देंगे वाद संख्या, जो भी आपका वाद संख्या है उसका सन क्या है, यानी कि किस साल में केस किया गया है, वो साल का नाम यहाँ पर दर्ज होगा। और इसके बाद उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति में आपकी हियरिंग हुई है या नहीं हुई है, वो चीज़ यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। और किस कोर्ट में ये वाद चल रहा है, ये केस चल रहा है, वो उस कोर्ट का यहाँ पर जिक्र कर दीजिएगा। ये अभियुक्ति कॉलम में आप लोगों को दर्ज करना है। कुछ केस ऐसा मिलेगा जो खतियान में रकबा कुछ और दिखा रहा है और नक्शा में रकबा कुछ और दिखा रहा है, यानी खतियान और नक्शा में कुछ विसंगति पाई जा रही है। तो वैसी स्थिति को भी आप अभियुक्ति कॉलम में दर्ज कर दीजिएगा कि खतियान से रकबा इतना और नक्शा से रकबा इतना। इस चीज़ का हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में जो भी सही पाया जाएगा उसके हिसाब से इसका निर्णय लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको इस फॉर्म में जो डिटेल पूछा गया है, इसके अलावा कोई भी जानकारी देना है हमको, तो अभियुक्ति कॉलम में वो चीज़ यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद ये सारा 11 कॉलम खत्म होने के बाद आप लोग नीचे में देखिए, यहाँ पे स्थान का नाम है। ये स्थान का नाम जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्थान का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। वो स्थान का नाम लिख दीजिए और तिथि है, किस तिथि को आप फॉर्म जमा कर रहे हैं वो तिथि यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आप लोग, रैयत का हस्ताक्षर है या अंगूठे का निशान है। जिस रैयत को साइन करने आता है वो अपना साइन करेंगे, या जिनको अंगूठा लगाना है वो अंगूठे का निशान यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके नीचे आप लोग अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर कंपलसरी तौर पर लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस सर्वे में आधार नंबर से आपका लिंक किया जाएगा खतियान को, तो आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करना जरूरी है। और मोबाइल नंबर जो आपको संपर्क के लिए, संपर्क स्थापित करने के लिए मांगा जा रहा है, यह मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिएगा। सर यहाँ पर एक डाउट्स है, जैसे मान लीजिए कोई रैयत 4 भाई है और चारों भाई मौजूद नहीं है, तो क्या सिग्नेचर सबको देना जरूरी है या कोई 1-2 भाई दे देगा तो काम चल जाएगा? नहीं, संयुक्त वाले केस में आप लोग अगर 4 भाई हैं तो 4 भाई में अगर एक व्यक्ति भी यहाँ पे उपस्थित है तो वो यहाँ पर चारों भाई का नाम लिखेगा, और एक भाई भी अगर यहाँ पर साइन कर देगा तो वो चलेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। दूसरा केस ऐसा भी बनता है कि आपके पास ऑनलाइन प्रोविजन भी है। अगर आप यहाँ नहीं रहते हैं, कोई भाई यहाँ नहीं रह रहा और उनको फॉर्म भरना जरूरी है, तो वो सारे लोग ऑनलाइन प्रोसेस से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन फॉर्म है। विभाग के साइट पे चले जाइए, वहाँ पे DLRS गूगल पे आप चले जाइए। गूगल पे जाने के बाद DLRS बिहार सर्च कीजिएगा। सर्च करने के उपरांत एक होम पेज खुलेगा। होम पेज पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो एक ऑप्शन आएगा कि स्वघोषणा समर्पित करने हेतु प्रपत्र, स्वघोषणा समर्पित करने हेतु प्रपत्र का ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक कीजिएगा आप, और क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन मांगेगा। रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ये सब सारा डिटेल मांगेगा। डिटेल मांगने के बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगी। OTP आप सबमिट कीजिएगा, और सबमिट करने के बाद फिर नीचे में एक फॉर्म खुलेगा जो इसी तरह का फॉर्म लगभग रहेगा। उसमें आपका रैयत का नाम है, पिता का नाम है, आपका खाता खेसरा क्या है वो है, और फॉर्म जो 2 है उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। और वो जो स्कैनिंग होगी वो 3 MB से कम में होगी। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो स्कैन कीजिएगा वो 3 MB से कम में कीजिएगा, और वो 3 MB से कम वाली फाइल को अपलोड करके आप सबमिट कर दीजिए। आपको वहाँ पे एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, उसको आप लोग सुरक्षित करके रख लीजिए, बाद में उसका काम आएगा। तो ये सारा चीज़ जो ऑफलाइन मैंने अभी बताया फॉर्म भरने का तरीका, इस ऑफलाइन के साथ साथ आपको ऑनलाइन प्रावधान भी दिया गया है कि ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अगर किन्हीं को कोई समस्या हो ऑनलाइन फॉर्म भरने में तो इस वीडियो में दिखाया जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं और उसका प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं प्रपत्र 3.1 भरने का तरीका पता करते हैं। ये प्रपत्र 3.1 को कैसे आपको भरना है, कैसे फिलअप करना है और सही फिल करना है, ताकि आपका काम आसानी के साथ हो जाए। यहाँ पर देखिए, ये प्रपत्र 3.1 जो है ये वंशावली का फॉर्म है। वंशावली के फॉर्म का मतलब ये है कि आपके पूर्वज के नाम पर कोई ज़मीन थी और आप उनके वंशज हैं, और वंशज होने के नाते आपको वो ज़मीन प्राप्त है। तो अगर आपके पूर्वज के नाम पे कोई ज़मीन है और आप उनके वंशज है तो आपको ये फॉर्म भरना है। आपको जो हिस्से में ज़मीन मिली हुई है उस हिस्सेदारी को इसमें दर्शाया जाएगा। तो सबसे ऊपर में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ सेवा में शिविर प्रभारी, अंचल और जिला। तो जिस अंचल के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं या जिस जिला के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस अंचल और जिला का नाम यहाँ पर भरेगा। जैसे आप अंचल, अभी हम बात कर रहे हैं बोखरा की, तो बोखरा अंचल हो गया, और जिला आपका सीतामढ़ी, तो जिला सीतामढ़ी यहाँ पर दर्ज कर देना है। ये आपका ऊपर में 2 ऑप्शन पूछ रहा है, अंचल का नाम और जिला का नाम। ये अपने अपने अंचल और अपने अपने जिला का नाम यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, स्वयं की वंशावली समर्पित करने हेतु के संबंध में ये विषय जो है फॉर्म का, वो है कि अपनी वंशावली आप समर्पित कर रहे हैं, वो इससे साबित होगा, यहाँ पर है। उसके बाद देखिए, महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग। इसमें एक चीज़ कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर 3 कॉलम दिया हुआ है। इस 3 कॉलम में किसका किसका नाम और कैसे कैसे भरना है। तो इसमें 2 तरह का कंडीशन बनता है। अभी फॉर्म 2 के केस में मैंने बताया कि अगर आप लोगों का खतियानी ज़मीन है या फिर पूर्वजों के नाम पे ज़मीन है और उसका बंटवारा हो गया है, तो अगर बंटवारा हो गया है तो एक आदमी, एक रैयत, एक किसान अपने नाम से ये फॉर्म भरेंगे। और अगर बंटवारा नहीं हुआ है, आपके पूर्वजों की जो जीवित वंशज हैं उन सभी के नाम से सम्मिलित रूप से उन सभी के द्वारा जो कोर किया जा रहा है, तो इसमें सारे लोगों का नाम दर्ज किया जाएगा। यहाँ
पर 3 कॉलम दिया हुआ है, अगर 3 लोग आपके वंश में हैं तो 3 लोगों का नाम यहाँ पर दर्ज कीजिए, और अगर इससे ज़्यादा लोग आपके वंश में हैं तो यहाँ पर इत्यादि लिख के आप वंश वृक्ष पीछे में बना दीजिएगा। उससे साबित हो जाएगा कि सारे लोग इसमें आ गए। जैसे यहाँ पर किसी एक आदमी के द्वारा हिस्सा मिला हुआ और एक आदमी को का जोधकोर है, तो यहाँ पर एक आदमी का नाम लिखिएगा जो रैयत है, वर्तमान में जीवित रैयत, उनका नाम लिखिए और उनके पिता का नाम लिखिए। ये रैयत का नाम लिखाएगा और यहाँ पे पिता का नाम लिखाएगा। लेकिन आप अगर 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई इस तरह मिलके किसी जमीन को जोत रहे हैं और हिस्सा प्राप्त है आपको, तो यहाँ पर 1, 2, 3 लिखिएगा और इत्यादि कर दीजिएगा, और बाकी आगे जितने भी लोग होंगे सबका वंश वृक्ष पीछे में बना दीजिएगा। वो तरीका मैं बताता हूँ अभी। तो ये 3 लोगों का नाम लिखकर उनके पिता का या जो भी हैं उनका नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए निवासी का कॉलम है कि निवासी आप किस ग्राम के हैं, वो निवासी का नाम लिखिएगा। वो जो निवास स्थल आपका है उसका नाम लिखिएगा। ग्राम आपका हो गया, जो आपका गांव है वो उस गांव का नाम लिखिएगा। थाना है, ये पुलिस थाना है, जो आपका पुलिस थाना होगा वो यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। अंचल है, जिस अंचल की ज़मीन है उस अंचल का नाम यहाँ पर दर्ज होगा। ज़िला, जिस ज़िला की बात होगी उस ज़िला का नाम यहाँ पर दर्ज होगा। उसके बाद एक कॉलम है इसमें जाति। जाति हर खतियान में दर्ज किया जाता है। अभी आप लोग अंचल कार्यालय में जाते होंगे जाति प्रमाण पत्र बनवाने, तो आपका पुराना जो खतियान है, आपके पूर्वजों का जो खतियान है वो उठा के चेक किया जाता है कि आपके पूर्वज किस जाति से बिलोंग करते थे। तो जिस जाति से आपके पूर्वज बिलोंग करते थे उसी जाति से आप भी बिलोंग करते हैं और वहाँ से वो वेरीफाई किया जाता है, इसलिए आपकी जाति यहाँ पर पूछी जा रही है। बिहार में कुल 254 तरह की जाति है, उस 254 तरह की जाति में आप किस जाति से ताल्लुक़ रखते हैं वो जाति का नाम यहाँ पर लिख देना है आपको। उसके बाद आगे में ये लिखा हुआ प्रपत्र 2 में अंकित जमाबंदीदार का नाम। एक्चुअल ये है कि प्रपत्र 2 जो है वो कहलाता है जमाबंदी पंजी। जमाबंदी पंजी में जिनका भी नाम है, हो सकता है कि आपके बाबा के नाम पे खतियान था और आज भी आपके बाबा के नाम पे ही जमाबंदी कायम है, उन्हीं के नाम पर चल रहा है। तो प्रपत्र 2 में जिनके नाम पर जमाबंदी कायम है उनका नाम यहाँ पर दर्ज करना है और उनके पिता का नाम दर्ज करना है। फिर आगे आपका ग्राम का नाम है, जिस गाँव में आप रहते हैं उस गाँव का नाम रहेगा, उस राजस्व ग्राम का नाम रहेगा, अंचल का नाम रहेगा, और जमाबंदी क्रमांक संख्या है जिसको हम लोग जमाबंदी संख्या बोलते हैं कि आपकी जमाबंदी संख्या क्या है वो आपको अंचल कार्यालय से पता कर लेना है, या आप रसीद वगैरह कटवाते होंगे तो वहाँ पे जमाबंदी संख्या ऊपर में लिख दिया जाता है रसीद पे। अगर ऑफलाइन रसीद कटवाते हैं तो ऊपर में देखिएगा राइट साइड में सबसे ऊपर में जॉन करके लिखा रहता है, एक नंबर दिया रहता है, तो वो जो जॉन करके लिखा रहता है वो जमाबंदी संख्या ही, जमाबंदी नंबर ही है। वहाँ से देख के आप लोग जमाबंदी संख्या यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए खाता संख्या है, जमीन का जो भी ब्यौरा है, जो खाता संख्या आपके पास है जो आपके पूर्वजों के नाम पे थी वो सारा खाता संख्या यहाँ लिखिएगा। खिसरा संख्या है, खिसरा संख्या लिखिएगा। रकबा, उसका हर एक खिसरा का क्या क्या रकबा है वो लिखिएगा। और अगर आप लगान पे कर रहे हैं तो लगान यहाँ पर लिखिएगा। अगर लगान नहीं पे कर रहे हैं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए कॉलम जो है वो बिल्कुल छोटा छोटा है। अगर आपके पास 10 प्लॉट है, 20 प्लॉट है तो यहाँ पे नहीं हटेगा, तो आप 2-4 खाता और खिसरा यहाँ पर दर्ज कर दीजिए और इसका सारा डिटेल इसके अगले पन्ने पर रहता है, वो सारा देखिए। ये सेकंड पेज है उसका, इस पेज पर आप लोग ये दर्ज कर सकते हैं सारा डिटेल। तो ये पहला पन्ना पे अगर नहीं हट रहा है तो इसको कुछ यहाँ पर लिख के आप लोग सेकंड पेज पे पूरा डिटेल दर्ज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। ये करने के बाद यहाँ पर नीचे में देखिए कि नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाएं, यानी कि जो आपका वंशावली है ये वंशावली आपको खुद से बनाना है। वंशावली बनाने का कई ऑप्शन आप लोगों के पास है। जो सबसे आसान ऑप्शन है वो ये है कि आप उस वंशावली को खुद से बनाकर 100 अभिप्रमाणित, जिसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, वो करके भी लाके जमा करेंगे तो वो बिल्कुल वैलिड होगा। तो वंशावली आपको इसके पीठ पर, ये जो फॉर्म है इसके पीछे आप अपना वंशावली बना देंगे और नीचे में अपना साइन कर देंगे तो वो 100% मान्यता है, उसके आधार पर सर्वे होगा। सर एक डाउट है, जैसे वंशावली अगर कोई स्वयं से बनाता है तो वो क्या, जैसे मान लीजिए किसी के दादा के नाम से अभी उनके पिताजी जीवित है, तो क्या उनके पोता को दर्शाना जरूरी है या ऐसे ही पिते तक छोड़ देना है? देखिए भूमि सर्वे में जो भी इस वंशावली इस्तेमाल होती है उसमें जहाँ पे जीवित रैयत आ गए वहीं पर उस वंशावली को बंद कर दी जाती है और शुरुआत आपको वहाँ से करना है जिस रैयत के नाम पर पेपर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि आपके दादा के नाम से खतियान है और आपके पिताजी और चाचा जी अभी जीवित हैं, तो सबसे ऊपर में आपके दादाजी का नाम यहाँ पर दर्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल एक नाम हम ले लेते हैं कि किसी का नाम राहुल है, राहुल आपके दादाजी हैं जिनके नाम पर खतियान दर्ज है, तो आप यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखिएगा राहुल। लेकिन अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो यहाँ पे स्वर्गीय लगा दीजिएगा। स्वर्गीय से ये सत्यापित हो जाता है कि उनका डेथ हो चुका है, आपको अलग से डेथ सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं है। ये स्वर्गीय राहुल लिख दिया और स्वर्गीय राहुल के बाद यहाँ पर उनके पिता का नाम भी दर्ज कर दीजिए ताकि खतियान से वो मैच करने में आसानी हो। पिता का नाम जो भी है, स्वर्गीय मान लेते हैं कि रामकिशोर है तो रामकिशोर यहाँ पर लिख दीजिए, स्वर्गीय रामकिशोर। ये हो गया। इसके नीचे आप एक वंश वृक्ष बनाइएगा जिसमें इनके जितने पुत्र और पुत्री हैं सबका नाम दर्ज किया रहेगा। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के स्वर्गीय राहुल जी जो थे इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं, तो यहाँ पर 2 पुत्र और 1 पुत्री का नाम आप लोग दर्ज कर दीजिएगा। एक पुत्र जिनका नाम अभिषेक है तो यहाँ पर अभिषेक दर्ज कर दीजिए और एक पुत्र जिनका नाम
रोहन है तो रोहन दर्ज कर दीजिए। एक पुत्री उनके पास है, मान लेते हैं कोई भी नाम उठा लेते हैं, खुशबू कुमारी है तो खुशबू कुमारी यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। ये हो गया। अगर ये तीनों जीवित हैं तो वंशावली आके यहीं पे बंद हो जाएगी, आपको नीचे दर्ज नहीं करना है। लेकिन अगर इसमें से किसी एक की भी मृत्यु हो गई है तो आप क्या करेंगे कि उनके नाम में फिर से स्वर्गीय लगा देंगे और स्वर्गीय लगाने के बाद फिर उनके नीचे आएंगे। जैसे ये अभिषेक जी हैं, इनकी मृत्यु हो गई है तो ये स्वर्गीय आगे लगा दिया और स्वर्गीय लगाने के बाद फिर इसके नीचे अगर उनकी पत्नी जीवित है तो पत्नी का नाम दर्ज होगा। अगर पत्नी जीवित है तो वो मसुमात रहेंगी, तो मसुमात जो भी है, मान लेते हैं कि एक नाम है शांति देवी, तो शांति देवी यहाँ पर दर्ज कर दिया और फिर इसके नीचे इनके जो भी पुत्र पुत्रियाँ होंगी उनका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। अगर पत्नी की मृत्यु हो गई है तो फिर पत्नी का नाम भी दर्ज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे स्वर्गीय अभिषेक के नीचे उनके जो भी पुत्र और पुत्री हैं उनका नाम दर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 पुत्र हैं उनके पास, कोई भी नाम ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। एक एग्जाम्पल के तौर पर पहला जो पुत्र है वो रोहित नाम है, दूसरा पुत्र अजय नाम है और तीसरा पुत्र मुरली नाम है। तो ये तीनों पुत्र का नाम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। नीचे वंशावली में वंश वृक्ष तभी आएगा जब ऊपर वाले रैयत का डेथ हो गया है, मृत्यु हो गया है, तब नीचे लाएंगे। अगर जहाँ पर जीवित रैयत आके खत्म हो जा रहा है वहाँ पर आप वंशावली को बंद कर देंगे, वंशावली आगे नहीं बनाना है। और यहाँ पर जो प्रस्तुत कर रहे हैं वंशावली, उनका स्वविप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर साइन कर देंगे। इसका 100% मान्यता है और इसी के आधार पर हम लोग जाँच करेंगे और जाँच करने के उपरांत अगर ये वंशावली सही पाया जाता है तो इसके आधार पर काम किया जाएगा। तो हम बता रहे थे ये चीज़ कि वंश वृक्ष में टेबल फॉर्म लगा दिए और यहाँ पर आप साइन कर दिए, रैयत का साइन यहाँ पर हो जाएगा, जो रैयत फॉर्म जमा कर रहे हैं उनका यहाँ पर साइन होगा। इसी का दूसरा पेज जो आता है वो दूसरा पेज देखिए इस तरह का पेज आएगा आप लोगों का। इसमें आपको जो आपको हिस्सेदारी में ज़मीन मिली हुई है, जो उत्तराधिकारी के तौर पर ज़मीन मिली हुई है, वो ज़मीन का ब्यौरा इसमें फिर से भरना है। यहाँ पर देखिए पहला जो टेबल में है ये है रैयत का नाम। रैयत मैंने अभी आपको बताया है कि रैयत जो ज़मीन जोत कोर कर रहा है उसको बोलते हैं। तो जो भी रैयत है उस रैयत का नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। ये पहला वाला कॉलम। सेकंड कॉलम है पिता का नाम। तो इस रैयत के पिता का नाम क्या है वो यहाँ पर दर्ज करना है। पिता का नाम जो भी होगा वो आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद है अस्थाई पता। आपका घर जहाँ भी हो, जिस परमानेंट एड्रेस की बात हो रही है वो परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आप अपना दर्ज कर सकते हैं। अस्थाई पता यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं जिस गांव में आप रहते होंगे। उसके बाद आगे जो भूमि है उसका ब्यौरा दर्ज करना है। भूमि के ब्यौरा में आपका खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा और चौहद्दी। ये जो प्रपत्र 2 में मैंने बताया है सेम प्रोसेस है कि आपके पेपर पे खाता संख्या दर्ज रहता है, वहाँ से देख के आप खाता संख्या लिख लेंगे। खेसरा संख्या भी दर्ज रहता है जो खेत का संख्या कहलाता है या प्लॉट नंबर बोल सकते हैं उसको, वो चीज़ यहाँ पर दर्ज कीजिए। उसका कितना रकबा है वो रकबा यहाँ पर दर्ज कीजिए और वर्तमान चौहद्दी, जो वर्तमान में आपके चौहद्दीदार हैं उनका नाम यहाँ पर दर्ज होगा। उसके बाद जमाबंदी संख्या, जिनके नाम पे जमाबंदी कायम है और जमाबंदी संख्या उनको पता है वो यहाँ पर जमाबंदी संख्या दर्ज कर देंगे। अगर पता नहीं है तो ये भी कॉलम खाली आप छोड़ सकते हैं, जमाबंदी संख्या कंपलसरी नहीं। तो ये सारा डिटेल भरने के बाद नीचे में यहाँ पर देखिए फिर जो याचिकर्ता हैं, जो फॉर्म जमा करने वाले हैं, उनका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान है। तो अगर आपको हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर कीजिए, अंगूठे का निशान लगाते हैं तो अंगूठे का निशान लगाइए और उसके नीचे अपना पूरा पता भरना है। जो आपका वर्तमान पता है वो पूरा पता यहाँ पर डिटेल भर देना है। अब हम बात करेंगे कि इस फॉर्म के साथ, जो फॉर्म मैंने भरा है प्रपत्र 2 और 3, इसके साथ क्या क्या आपको दस्तावेज लगाना है, क्या क्या पेपर लगाना है जिसके आधार पर सर्वे का काम किया जाएगा। तो सबसे पहला पेपर आता है वो खतियान, कि अगर खतियानी ज़मीन आपके पास है तो खतियान की एक छाया प्रति इसमें लगानी पड़ेगी। अगर आपके पूर्वजों के नाम पे कोई ज़मीन है तो पूर्वजों के नाम की ज़मीन के लिए उसको सत्यापित करने के लिए कि आप उनके वंशज हैं, आप उनके ख़ानदान के लोग हैं, उसको सत्यापित करने के लिए वंशावली बनती है। तो अगर आपके पूर्वज के नाम पर कोई ज़मीन है तो आप वंशावली बनाइए और वंशावली इसके साथ अटैच कीजिए, उसका एक फोटोकॉपी लगानी है। अगर आपके पास कोई केवाला है जो रजिस्ट्री डीड कहलाती है, अगर आपने कोई रजिस्ट्री करवाया है, केवाला करवाया है या आपके पूर्वजों ने केवाला करवाया है तो उस केवाला की छाया प्रति भी इसके साथ संलग्न करना है। हर एक रैयत के पास आधार कार्ड होता है, वो आधार कार्ड की कॉपी भी इसमें लगानी है। उसके बाद कुछ केस ऐसा बनता है कि ज़मीन पे केस चला और केस होने के उपरांत कोर्ट से कोई डिसीजन आया जिसको डिग्री कॉपी बोलते हैं। तो अगर कोर्ट का कोई आदेश है, कोई सक्षम न्यायालय का कोई भी आदेश है, कोई भी डिग्री है, तो वो डिग्री कॉपी इसमें लगा देनी है ताकि उससे साबित हो जाए कि कोर्ट का क्या आदेश दिया गया है। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो केस कॉपी इसके साथ लगा देनी है और केस कॉपी से ये चीज़ हो जाएगा क्लियर कि उस ज़मीन पे विवाद है, उस ज़मीन पे केस चल रहा है। उस चीज़ को हम लोग अगले जो खतियान बनेगा उसमें दर्ज कर देंगे कि केस इस पे चल रहा है। वैसा एक ऐसा भी स्थिति बनता है कि बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि किसी के नाम पे ज़मीन है और उनकी कोई औलाद नहीं हुई, इनकी कोई संतान नहीं हुई, तो कोई ना कोई तो उसका वारिस होगा। तो वारिस से संबंधित अगर कोई आपके पास पेपर है, वारिस होने का कोई भी संबंध प्रमाण पत्र है, तो वो प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी, अटैचमेंट इसमें करना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस था प्रपत्र 2 और 3 भरने का। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे कि यहाँ पर जो अस्थायी पता भरना है, किन्हीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर में रहते हैं किसी दूसरे राज्य में, उनका आधार कार्ड बना हुआ है, उस राज्य का एड्रेस आ चुका है, तो वहाँ जो उनका घर यहाँ पे है, तो वैसे स्थिति में उनका कहाँ का एड्रेस चलाएगा, उनका आधार कार्ड वाला या फिर जो यहाँ पे बिहार उनका घर है वहाँ का?
देखिए, आधार कार्ड पे जो पता रहता है वो आधार कार्ड आप जहाँ से बनाइएगा वहाँ का पता रहता है, उसको अस्थाई पता नहीं बोलते हैं हम लोग। अस्थाई पता का मतलब ये हुआ कि आप परमानेंट रेसिडेंस कहाँ के हैं, जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका है वो कहाँ से निर्गत है। तो जिस जगह पर आप परमानेंट तौर पर घर बना के रह रहे हो वो एड्रेस यहाँ पे दर्ज करना है, वो एड्रेस ही आपको दर्ज करना है, आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पर दर्ज नहीं करना है। वैसी स्थिति में अगर कोई गाँव के लोग हैं और बाहर में रहते हैं, आधार कार्ड पे बाहर का एड्रेस दर्ज कर लिए हैं, तो आप का जो परमानेंट एड्रेस से संबंधित कोई भी साक्ष्य है वो साक्ष्य इसमें लगा दीजिएगा, ताकि एक खतियान बनने के प्रोसेस में आपका अस्थाई पता आपके गांव का ही दर्ज किया जा सके। जैसे आपका हो सकता है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड जहां पे आप वोट देते हो वहीं का एड्रेस रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप इसके साथ वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो अस्थाई पता से संबंधित जो भी प्रमाण आता है, जैसे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इसमें लगा दीजिए, पासपोर्ट अगर है तो पासपोर्ट लगा दीजिए, जो भी आपका जिस पेपर पे आपका अस्थाई पता का जिक्र होगा वो अस्थाई पता वाला इसमें जो भी पेपर है, जो भी प्रमाण है वो लगा। इस तरह से समझ में आ गई हो कि हमें तीनों फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तीनों फॉर्म को कैसे भरना है। तो यहाँ पे कानूनगो सर के द्वारा बताया गया था तीनों फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। एंड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस प्रॉब्लम का समाधान खोजने की कोशिश करूंगा। एंड उसका समाधान मिल जाता है तो आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ज़रूर बता दूंगा। तो आपको व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड अपने फैमिली ग्रुप के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी को भूमि सर्वेक्षण करवाना है। तो वीडियो को वहाँ उनके पास जानकारी होना चाहिए कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कौन से फॉर्म को क्या करना है, वंशावली कैसे बनवाना है, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर कवर किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एंड अपने फैमिली ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।